नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम मुस्लिम लॉ में निकाह टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने निकाह के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। ये माना जाता है कि जो मैरिज निकाह होता है वह एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है और साथ ही साथ मानव सभ्यता का आधार भी है। अलग अलग ज्यूरिस्ट ने निकाह को परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने भी निकाह को अपने सुन्ना में बताया और कहा कि मैरिज इज़ माई सुन्ना एंड दोज हु डू नॉट फॉलो दिस वे ऑफ लाइफ आर नॉट माई फॉलोअर्स। उन्होंने कहा कि विवाह मेरी सुन्नत है, जो लोग जीवन के इस ढंग को नहीं अपनाते वो मेरे अनुयायी मतलब फॉलोवर नहीं हैं। पैगंबर साहब ने साथ ही कहा कि इस्लाम में संन्यास का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अलग अलग लोगों की परिभाषाओं को पढ़ने के पश्चात और मोहम्मद साहब की सुन्ना को पढ़ने के पश्चात हमें निकाह के कुछ ऑब्जेक्ट दृष्टिगोचर होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मैरिज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इनको सभी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हम इनको 5 भागों में या 5 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला ऑब्जेक्ट है मैरिज का वो है द रिस्ट्रेंट ऑफ सेक्सुअल पैशन, काम वासना का नियमन। दूसरा है द ऑर्डरिंग ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, गृहस्थ जीवन का नियमन। तीसरा है द इंक्रीजेस ऑफ द फैमिली, वंश की वृद्धि। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका नाम आगे चले या उसकी वंश की वृद्धि हो। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि आपका वंश भी आगे बढ़े, तो उसको निकाह के माध्यम से बढ़ाने के लिए बोला गया है। चौथा है द डिसिप्लिन ऑफ द सेम इन द केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, पत्नी और बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी में आत्मसंयम। और पांचवा है द अपब्रिंगिंग ऑफ वर्चुअस चिल्ड्रन, सदाचारी बच्चों का पालन। जब हम विवाह के उद्देश्यों को पढ़ते हैं तो साफ पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं विवाह के, निकाह के, उसमें जो मेन ऑब्जेक्ट रहता है वो होता है कि जो सोसाइटी में जो प्रोस्टिट्यूशन है उसको कम करना, जो सेक्सुअल पैशन है उसको कंट्रोल करना, गृहस्थ जीवन, हर किसी के एक डोमेस्टिक लाइफ है वो सुचारू रूप से चल सके उसके लिए, पत्नी और बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी। अगर आप किसी से विवाह के बंधन में बनते हैं तो उस जो आपका पार्टनर है, जो वाइफ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ ही आपके उस सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उस हस्बैंड की होगी जो कि उस निकाह के बंधन में बंधा हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है महिलाओं और बच्चों के लिए मेंटेनेंस की, क्योंकि जो पुराना समय था उस समय में जो महिलाएं थी वो बाहर काम नहीं करती थी। उनका बाहर निकलना या किसी भी प्रकार का कमाई के लिए कोई भी काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। तो जब तक उनकी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति या पुरुष के ऊपर नहीं होगी तब तक उनको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी जो ऑब्जेक्ट है वो माना गया है मैरिज का। दूसरा है जो सदाचारी बच्चे हैं उनका पालन पोषण करना। तो ये कुछ टॉपिक्स हमारे दृष्टिगोचर होते हैं। साथ ही साथ जो मोहम्मद साहब हैं उन्होंने भी निकाह के लिए बोला है कि पुरुष स्त्रियों से विवाह उनकी धर्मनिष्ठा, संपत्ति या उनके सौंदर्य के लिए करते हैं, परंतु उन्हें विवाह केवल धर्मनिष्ठा के लिए ही करना चाहिए। हिदायत में भी कहा गया है कि जो विवाह का उद्देश्य है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कोहैबिटेशन, जिसे समागम कहा जाता है। दूसरा सोसाइटी, समाज। और तीसरा है समान हितेच्छा या इक्वल फ्रेंडशिप।
तो इस तरीके से जब हमने डेफिनेशन देखी, मोहम्मद साहब की सुन्ना देखी, तो ये ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने निकल के आते हैं निकाह के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। हर विवाह की एक प्रकृति होती है, वह कहीं ना कहीं उसके धर्म के ऊपर या डिपेंड करती है। जैसे हिंदुओं में जो मैरिज है उसको सैक्रामेंटल माना गया है। मुस्लिम्स हैं उसमें मैरिज को क्या माना गया है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। तो कोई भी जो विवाह है उसका नेचर, उसमें उपस्थित जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि जो विवाह है, जो मैरिज है, वो सैक्रामेंटल की कैटेगरी में आती है, वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आती है, वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है या क्वासी सैक्रामेंटल है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है किसी भी विवाह के जो असेंशियल एलिमेंट होते हैं उनके आधार पर, कि ऐसे कौन कौन से आधार हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी विवाह को पूरा करने के लिए। या हम ये कह सकते हैं कि अगर उनमें से कोई भी एक असेंशियल एलिमेंट रह जाता है तो ये माना जाता है कि वो जो निकाह है या जो विवाह है वो पूरा नहीं हुआ है। और अगर विवाह की कोई भी रस्म या कोई भी रिचुअल बाकी रह जाता है तो ये माना जाता है कि जो विवाह है वो मैरिज कंप्लीट नहीं हुई है। और अगर कोई मैरिज कंप्लीट नहीं हुई होती है तो जो उसमें बंधने वाले दो व्यक्ति हैं जिनको कि हस्बैंड और वाइफ कहा जाता है, उनके ऊपर किसी भी तरीके के दायित्व नहीं होते हैं और ना ही उनका एक दूसरे के प्रति कोई भी कर्तव्य होता है और ना ही उनके आपस में एक दूसरे से कोई अधिकारों का सृजन होता है। अधिकार और कर्तव्य का सृजन तभी होता है जब वो विवाह के बंधन में बंधे, और विवाह के बंधन में बंधने के लिए आवश्यक है कि उनके बीच में जितने भी असेंशियल रिचुअल्स हैं, जितने भी असेंशियल रिचुअल्स हैं उनको पूरा किया जाए। ये असेंशियल रिचुअल्स ही किसी भी निकाह की प्रकृति मीन्स नेचर का निर्धारण करते हैं कि वो किस श्रेणी में आता है। तो जब हम लोग मुस्लिम लॉ के बारे में पढ़ते हैं तो जो असेंशियल एलिमेंट है वो हमें देखने पर पता चलता है कि जो मुस्लिम मैरिज है वो प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है वो, एक संविधा के इक्विवेलेंट उसको माना गया है, क्योंकि उसमें वो ही सारे असेंशियल एलिमेंट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविधा में होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से असेंशियल एलिमेंट हैं। तो वो ही सारे एलिमेंट मुस्लिम विवाह में पाए जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो मुस्लिम मैरिज है एक प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। वो असेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। मुस्लिम विवाह की प्रकृति के विषय में विभिन्न तरीके के विचार हैं। कुछ विधि शास्त्रियों के अनुसार जो मुस्लिम विवाह है पूर्ण रूप से एक सिविल संविदा है, प्योर कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। और कुछ ज्यूरिस्ट के अनुसार यह एक संस्कार है। जो विधि शास्त्री इसे प्योर कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं वो कहते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट हैं वो मुस्लिम मैरिज में इंक्लूड है। नेक्स्ट डिटेल में हम उनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हल्का सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट में प्रपोज़ल होता है, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम मैरिज में भी प्रस्ताव होता है जिसे इजाब कहा जाता है। और जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट, उसको स्वीकृत करना आवश्यक है, उसी तरीके से मुस्लिम विवाह में भी जो इजाब है उसको स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, जिसे कि कबूल कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अवयस्क है, माइनर है, वो कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। ठीक उसी तरीके से मुस्लिम विवाह में भी अगर जो पार्टी मीन्स जो विवाह करने वाला पक्षकार, लड़का या लड़की अगर माइनर है तो उसके बिहाफ पे उसके जो गार्जियन है वो कबूल या प्रपोज़ल, मतलब इजाब या प्रपोज़ल को कर सकते हैं। लेकिन साथ ही जिस तरीके से माइनर को मेजर होने पर
उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि वह उसको कंटिन्यू करे या ना करे। ठीक उसी तरीके से मुस्लिम्स में भी एक ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी होता है, जिसको डिटेल में हम आगे देखेंगे, कि उसके आधार पर जो पार्टी है, जो पक्षकार है, वो निकाह को निरस्त कर सकते हैं। जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो संविदा है उसे नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, विधि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम मैरिज को भी इस्लाम विधि की जो नीतियां हैं, ठीक है, कुरान में जो वर्णन की गई हैं उनके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में बाद में ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है, कुछ चीज़ ऐड की जा सकती है, कुछ हटाया जा सकता है या कुछ चेंज किया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से विधि की सीमाओं में रहते हुए मुस्लिम विवाह में भी जो शादी की शर्तें हैं उनको चेंज किया जाता है, लेकिन किसी भी पार्टी के व्यक्तिगत हितों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। इन्हीं सारे एलिमेंट्स को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना जो पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।